हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर आपको हल करा रहा हूँ। और सेट चौथे का अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको इसका बताया है 16 क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरे में फिर बताया मैंने आपको 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरी वीडियो होगी इस सेट की। तो अगर अभी तक आपने पहली वीडियो दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको हल कराया है। और आज का जो क्वेश्चन होगा, देखिए ये सभी भी क्वेश्चन मैंने आपको हल कराया है। आज का जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। ठीक है, मतलब इसकी आवश्यक शर्त क्या हो सकती है, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा तरंगों के बीच व्यतिकरण करने के लिए दशाएं क्या होगी, उसके बाद कला संबंध स्रोत की परिभाषा भी पूछा है। तो चलिए देखिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग। तो देखिए, व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक दशाएं, दशाएं या शर्तें आपसे पूछे तो दोनों का मतलब एक ही है। तो आप लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, देखिए व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। ठीक है, निम्न शर्तें होनी चाहिए। पहला जो है, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर 2 प्रकाश तरंगे निकलती है तो दोनों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए, नियत होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, एक ही प्रकार की होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। अब दोनों अगर स्रोत हैं तो दोनों स्रोत की या आवृत्ति बराबर हो या तरंग दैर्ध्य तो भी उससे व्यतिकरण होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, इसके आयाम। ठीक है, मतलब ये कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, इसके आयाम भी बराबर होने चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। अगर स्रोत जितनी दूर दूर होगा तो यहाँ पे स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फ्रिंजों को तो स्पष्ट देखने के लिए यहाँ पे आप लोग को याद होना रखना चाहिए कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट है। ठीक है, अब देखिए आगे पूछा था कला संबद्ध। ठीक है, क्या पूछा था, कला संबंध नहीं, यहाँ पे होगा संबद्ध, ये द होगा। ठीक है, द कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो याद रखिए, ये सीधी सी परिभाषा आप छोटी से याद रखेंगे। प्रकाश के ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है। ठीक है, प्रकाश के ऐसे 2 स्रोत जिनके कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो परिभाषा एकदम छोटी सी थी, इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन इसका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ठीक, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो सीधा हम फार्मूला लिख देते। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये क्वेश्चन 3 नंबर के। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो 3 नंबर में आपको इसका डेरिवेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो ये देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। मान लेते हैं, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। ठीक है, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। मतलब कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तब चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत
बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक है। और आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे टाउ बराबर पी साइन थीटा, वो आप लोग वैद्युत द्विध्रुव में पढ़े हैं, ठीक है। और ये चुंबकीय द्विध्रुव, तो चुंबकीय द्विध्रुव में होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, कोई चुंबकीय द्विध्रुव अगर उसको थीटा कोण घुमाया जाता है तो किया गया जो कार्य होगा वो डी डब्ल्यू मतलब कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, ठीक है। टाउ क्या है, बल युग्म आघूर्ण है, और डी थीटा क्या है, विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखिए टाउ का मान ऊपर हमने निकाला, टाउ का मान क्या है, एम बी साइन थीटा, ठीक है। टाउ का मान एम बी साइन थीटा और डी थीटा है तो डी थीटा। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसको थीटा 1 से कहाँ तक घुमाना है, थीटा 2 तक। तो यहाँ पे समाकलन करते हैं, डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे, डब्ल्यू आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है, तो यही जो फार्मूला यही रख देंगे, ठीक है। अब देखिए एम बी, ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे किसका साइन थीटा डी थीटा का समाकलन करेंगे। जब साइन थीटा डी थीटा का समाकलन का एक फार्मूला होता है, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन का फार्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। देखिए अपर लिमिट क्या है, 2 थीटा 2 और लोअर लिमिट थीटा 1। अब यहाँ पे देखिए जब हमें लिखना होता है, ठीक है, ये लिमिट को अगर हमें लिखना होता है सबसे पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो देखिए थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो अपर लिमिट देखिए माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह 2 लिखेंगे तो 2, उसके बाद फिर माइनस लगा के माइनस, ठीक है, माइनस लगा के लोअर लिमिट लिखी जाती है। तो देखिए माइनस ये फार्मूला का जो एक लगेगा, उसके बाद ये माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। पहले अपर लिमिट थीटा 2 फिर लोअर लिमिट थीटा 1, माइनस लगा के लिखा जाता है, लेकिन माइनस इसके होने के कारण ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए डब्ल्यू बराबर क्या आया, एम बी। अब देखिए ये प्लस में तो इसको आगे कर लिए कॉस थीटा 1 माइनस, देखिए माइनस में है तो माइनस कॉस थीटा 2, तो ये जूल आ गया, ठीक है। ये कार्य आ गया, जब कार्य आ गया तो यही देखिए जो कार्य होता है चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अतः W की जगह क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, W की जगह U हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, ठीक। देखिए कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। अब देखिए यहाँ पे यदि स्थिति एक इसकी आपको हम बता दें, यदि थीटा 1 बराबर कितना मान लें, 90 डिग्री, और थीटा 2 बराबर थीटा मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मान रखेंगे यू एम बी कॉस 90 माइनस, ठीक है, कॉस थीटा, तो 90 का मान 0, तो अगर यहाँ पे हम गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये एम बी कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो ये इतना इसका डेरिवेशन था छोटा सा, इसको आप लोग लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं एकदम छोटा सा ये इतना डेरिवेशन था, इसको आप लोग लगा लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और भी सेट में। तो यहाँ पे भी पूछा है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। ध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण प्रकाश तरंगों की के किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ये क्वेश्चन का भी अब आप लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, इसकी परिभाषा, जब प्रकाश उत्पन्न करने वाला, ठीक है,
जब प्रकाश उत्पन्न करने वाला वैद्युत क्षेत्र के कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाता है। ठीक है, जब प्रकाश जो उत्पन्न करने वाला होगा वैद्युत क्षेत्र के कंपन सीमित होकर, ठीक है, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन करने की कला है, कंपन कर सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में रह जाता है, तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तथा इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। तो आप लोग ये परिभाषा 3 लाइन की एकदम आसानी से याद कर लेंगे। जब प्रकाश उत्पन्न करने वाला वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है, कोई प्रकाश अगर है, ठीक है, कोई प्रकाश उत्पन्न करने वाला है वह वैद्युत क्षेत्र के कंपन सीमित होकर, ठीक है, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन हो वो सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाएंगे, तो वह क्या कहलाएंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश, और इस घटना को ध्रुवण कहेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन में हमसे और पूछा था, अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश, तो अध्रुवित प्रकाश का ये देखिए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये चित्र होता है। उसके बाद आगे भी पूछा था समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक, तो समतल ध्रुवित प्रकाश का ये ऐसे चित्र बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग बना लीजिए और ये चित्र याद रखिए ध्रुवण का। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश का ऐसे बनेगा और समतल ध्रुवित प्रकाश का ऐसे बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन में और भी पूछा था, ध्रुवण प्रकाश तरंगों की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो याद रखिए अनुप्रस्थ, किसकी जगह, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। तो आप लोग ये लिखेंगे, ध्रुवण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका इतना छोटा सा आंसर था, ये 3 नंबर का था, तो इसको आप लोग याद करेंगे अच्छे से। और ये ध्रुवण काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, तो आप लोग इसको जरूर परिभाषा एकदम याद कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए ये न्यूमेरिकल था और न्यूमेरिकल काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसमें देखिए ध्रुवण में एक क्वेश्चन और भी पूछा था, ठोसों के ऊर्जा बंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर पूछा था। तो आपको पता है चालक क्या होते हैं, तो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाता है। अर्धचालक क्या होता है, जिसकी चालकता चालक से कम तथा कुचालक से या चालक से ज़्यादा होती है, अर्धचालक कहलाता है। कुचालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे कुचालक अथवा अचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी परिभाषा आप लोग लिख सकते थे। ठीक, इसको मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये एकदम आसान था और इसको मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। देखिए चालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाता है। अर्धचालक क्या होता है, जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से ज़्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। कुचालक क्या होता है, तो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। तीनों परिभाषाएं एक एक नंबर की थी, तो यहाँ पे 3 नंबर आपको मिल जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा आई, उसके बाद प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता की तुल्यता कीजिए। इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है, और ये आपका न्यूमेरिकल दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका भी आप लोग हल देखेंगे। तो आप लोग हल देख सकते हैं, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है लिख लेंगे। देखिए ये प्रतिरोध दिया है, ओम किसका मात्रक, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर देखिए कैपिटल आर बराबर 200। उसके बाद देखिए ये धारिता, ये धारिता का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे धारिता का मान दिया है 15 माइक्रो फैराड। जब माइक्रो को हटाएंगे 10 की घात -6 से गुणा करेंगे, तो माइक्रो को हटाया और 10 की घात -6 से गुणा कर दिए, फैराड है तो फैराड। ठीक, विभव देख सकते हैं, विभव 220 वोल्ट बोला, तो 220 वोल्ट यहाँ पे दिया है, वी बराबर देखिए 220 वोल्ट। उसके बाद आवृत्ति एफ का मान दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने के लिए उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप लोग समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, धारिती प्रतिघात का फार्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, 2 पाई एफ सी, एफ क्या है, आवृत्ति है, तो देखिए 1 वैसे ही लिखे, 2 है तो 2
पाई का मान 3.14। ठीक है, पाई का मान होता है ये 3.14, ये याद रखिए। आवृत्ति का मान देखिए 50 दिया तो 50, उसके बाद सी। ठीक है, सी का मान अगर आप देख सकते हैं तो सी का मान 15 × 10⁻⁻6। ठीक है, ये दिया है टोटल। अगर इसको हम हल करते हैं, अगर इसको हम हल करते हैं 212 दशमलव, ठीक है, 212.3 ओम आता है। ठीक है, कैलकुलेशन ये आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध और धारिता की प्रतिबाधा जो होती है जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर का मान देखिए 200 है तो 200, उसके बाद एक्स सी। ठीक, एक्स सी का मान ये आपने निकाला अभी यहाँ पे 212.3, तो 212.3, इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और देखिए 2 जीरो का हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 का 4 और 2 जीरो तो 4 जीरो। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 45 71.29। ठीक है, तो अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं, देखिए 45 और 40 85। ठीक, बाकी ये चीज़ें सेम। ठीक है, अब देखिए जब इसको रूट से निकालेंगे तो रूट का मान आएगा 291.67 ओम। ठीक, अब देखिए इसमें हमसे धारा पूछ रखा था, तो धारा का मान कैसे निकालेंगे, आई बराबर वी बटे जेड। ठीक है, आई बराबर वी बटे जेड। तो देखिए वी का मान दिया क्वेश्चन में 220 वोल्ट, उसके बाद जेड का मान ये अभी हमने निकाला। ठीक है, यही मान रख देंगे और इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.75। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो ये एम्पियर। उसके बाद देखिए वी आर निकालना है, प्रतिरोध। ठीक, तो वी आर बराबर आई आर, और देखिए आई का मान 0.75। ठीक, आर का मान 200, इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी सी बराबर आई एक्स सी, आई का मान 0.75, एक्स सी का मान 212.3, इसका गुणा करते हैं तो ये आता है 159.2 वोल्ट। ठीक है, बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग जो होगा, बीजगणितीय योग जो होगा ये देखिए दोनों के योग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर प्लस वी सी, वी आर का मान ये निकाले। ठीक है, वी सी का मान अगर आप देखें ये दिया। ठीक, तो वी आर और वी सी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा देखिए 309.2 वोल्ट, जो कि 309.2 वोल्ट ये 220 वोल्ट की बैटरी से अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वी आर तथा वी सी एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहीं तक ये लिखना था। उसके बाद अब आप लोग आज का अंतिम सवाल देखेंगे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बोर के परमाणु प्रारूप की परिकल्पनाएं संकल्पनाएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं सेट पहला, ठीक है, सेट पहले में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2024 का पहला सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। वैसे मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया, अगर आप नहीं समझें तो प्लीज़ आप लगातार आंसर हल करते चलिए, आप लोग को काफ़ी मदद होगी पेपर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया चौथे सेट में, लेकिन पहले में भी क्वेश्चन बोर वाला पूछा गया। तो वो क्वेश्चन क्या था, आंसर दोनों में सेम लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो बोर के क्वांटमीकरण अभिगृहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रॉगली द्वारा कैसे किया गया। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो यहाँ पे जो अभिगृहित बोला है और यहाँ पे संकल्पनाएं, ठीक है, ये पूछे। ठीक, तो आपको सेम ही लिखना है। तो लिखेंगे क्या, आप लोग देखेंगे यहाँ पे पहले थोड़ा सा ऐसे इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख देंगे। नील्स बोर, ठीक, नील्स बोर ने सन 1913 ईस्वी में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया तथा निम्नलिखित अभिगृहित के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है,
तो ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया था ये आप लोग समझ लीजिए। इन्होंने बताया, क्या पहला बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज। ठीक है, तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका संवेग h/2 पाई हो। ठीक है, अतः बोर के अनुसार परमाणु में कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाएं संभव है। ठीक है, सबकी नहीं। ठीक, मतलब कोई एक ही क्या, कुछ निश्चित कक्षाएं हैं, बाकी सब नहीं। इनकी कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। इससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। इस प्रकार जो होता है परमाणु बना रहता है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। जिस टाइम में यह जाता है या जाने के लिए तैयार रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁻60 सेकंड तक ही ठहरता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा में जाता है तो 10⁻60 सेकंड तक ही ठहरता है। ठीक, उसके बाद आपको ऐसे यहीं तक लिखना है 3.3 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे और आप लोग यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको चित्र बनाना है तो आप लोग ये चित्र ऐसे बना सकते हैं। ठीक, बोर का परमाणु मॉडल, ये इलेक्ट्रॉन सब दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छे लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।